हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना ग्रामर पोर्शन। और ग्रामर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाउन में हम लोगों ने नाउन एंड नंबर तक फिनिश कर लिया है। नाउन एंड नंबर तक हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स देखे हैं। सो नाउन में अभी तक हम लोग की टोटल अप्रॉक्स 12 क्लासेज हुई हैं। तो होप के आप लोगों ने उसको देखी होंगी इस वीडियो पर आने से पहले और अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो अगर आप वहाँ तक समझ गए हैं तो हम लोग आप नाउन के पोर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन एंड केस। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जानना भी चाहिए। जानने के लिए भी वैसे भी बेसिक है एक तरह से, और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी। तो नाउन एंड केस में नॉर्मली जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका नाउन आ सकता है किसी सेंटेंस में, या फिर किस किस तरीके से आ सकता है। ये सारी चीज़ें मतलब किस किस जगह पर, जैसे सब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, पजेसिव के प्लेस पर, और कहाँ कहाँ और किस तरीके से आपका नाउन सेंटेंस में आ सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग केस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे नाउन एंड केस, मतलब नाउन वाला केस जो होता है। तो बाकी प्रोनाउन के भी कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ताकि जब प्रोनाउन हम लोग डिस्कस करें तो थोड़ा थोड़ा केस के बारे में जानते रहें। सो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना आज का पोर्शन नाउन एंड केस। तो नाउन एंड केस में हम लोग को जो नॉर्मली डिस्कस करना है वो हमारा है नॉमिनेटिव केस, या फिर इसी को सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। अगर हम बात करें केस होता क्या है, तो केस को हिंदी में बोलते हैं कारक। और जैसा कि हमने बताया केस में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, नाउन के प्लेसेज होते हैं, ये कहाँ कहाँ किस प्लेस पर किस तरह से आपका नाउन आ सकता है। ठीक है, तो इसकी हिंदी होती है कारक। नाउन केस बोला जाए तो संज्ञा कारक। तो पहले अगर बात करें तो पहला जो होगा हमारा वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी उसी को बोलते हैं, कर्ता कारक बोला जाता है हिंदी में इसको। सेकेंड टाइप की बात करेंगे, सेकेंड टाइप हमारा होगा ऑब्जेक्टिव केस, इसको कर्म कारक बोला जाता है। इसमें हम लोग दो भाग में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक होगा एक्यूजेटिव केस, दूसरा होगा डेटिव केस। तीसरा जो होता है इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका नाउन एंड केस में वो होता है पजेसिव केस, या फिर इसी को जेनिटिव केस भी कहा जाता है, संबंध कारक बोलते हैं इसको। और जो हमारा लास्ट होगा वो होगा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस की हिंदी होती है संबोधन कारक। तो इसमें संबोधन की बातें होती हैं, संबोधन में किस तरह से नाउन का यूज होता है। अब इस सभी जगहों पर किस तरह से नाउन आता है और कैसे उनका फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, और कैसे आपके एग्ज़ाम में एरर वहाँ से पूछे जा सकते हैं, और इनको पहचानना भी ज़रूरी है आपको, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है कि सेंटेंस देखिए उसमें बताइए नॉमिनेटिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, या फिर इन दोनों में भी अलग अलग भी पूछ सकता है। बाकी पजेसिव केस भी पूछ सकता है। पजेसिव केस हमारा यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पजेसिव में हम लोग जो पजेसिव केस होता है वो प्रोनाउन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यस या ईएस मतलब अपॉस्ट्रॉफी लगा के पजेसिव केस बनाया जाता है नाउन में। बाकी प्रोनाउन में सभी का अलग अलग पजेसिव केस होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आपको। बाकी आगे बढ़ेंगे तो हम लोग वोकेटिव केस करेंगे। वोकेटिव केस मतलब संबंध कारक, संबोधन कारक, तो वहाँ पर भी ईजी हैं बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करें, दो चीज़ें और आपको देखने को मिलती हैं पेपर में भी, और जानना भी चाहिए, बुक्स में भी मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, ये कुछ अलग नहीं है, ये एक तरह से वर्ब के बाद आता है जो सेंटेंस की मीनिंग को पूरी मीनिंग बताने के लिए आता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस का ही ये पार्ट है। नेक्स्ट बात कीजिए केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन भी कुछ अलग नहीं है, ये नॉमिनेटिव केस का ही एक प्रयोग है, जहाँ पर नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग होता है। बट यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें उठती हैं, क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं पेपर में यहाँ से अच्छे क्वेश्चन, सो इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, अब ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, देखते हैं कहाँ तक आज हम लोग पहुँच पाते हैं। मे बी नाउन एंड केस हम लोग का 2 से 3 पार्ट्स में जाएगा। पजेसिव केस पूरी तरह डिस्कस करने के बाद, मतलब अपॉस्ट्रॉफी पूरी तरह से डिस्कस करने के बाद 2 to 3 पार्ट्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज जो हमको डिस्कस करना है, अब इसमें कोई भी टाइप पढ़ने से पहले, जैसे कि हमने बताया कारक या केस क्या होते हैं, यहाँ पर हम लोग नाउन किस तरह से और कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं वो चीज़ें पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक एक चीज़ टाइप वाइज पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा जानना चाहिए चीज़ें जो आप लोग पहले से जानते हैं, बस थोड़ा सा इनके बारे में हम बता देते हैं, ताकि जब हम इनका यूज करें तो सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम इनको बोलें, इनके बारे में कुछ बताएं। तो क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, बेसिक हैं एकदम, जो हम लोग बचपन से जानते हुए आ रहे हैं।
पहली चीज़ तो आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, दूसरा वर्ब के बारे में थोड़ा सा, और तीसरा ऑब्जेक्ट के बारे में। एकदम बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा जानना भी नहीं। अगर बात करें सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट ऐसे नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो किसी वर्ब से पहले सेंटेंस में आते हैं और ये डूअर का कार्य करते हैं। मतलब सेंटेंस में जो भी वर्क होता है उसको किसके द्वारा किया जाता है, या फिर उसको जो शो करने के लिए वर्ड आता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में डूइंग वर्ड जो होता है, जो डूअर होता है, वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में नॉर्मली सब्जेक्ट से वर्ब से पहले आते हैं अगर सिंपल सेंटेंस है तो, ठीक है। और वर्ब क्या होती है, वर्ब हमने पहले भी बताया ये एक्शन शोइंग वर्ड्स होते हैं। मतलब वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमको एक्शन के बारे में पता चलता है। एक्शन शो होता है मतलब उस सेंटेंस में क्या हो रहा है ये हमको पता चलता है किससे, वर्ब के द्वारा। तो सब्जेक्ट होता है डूअर, मतलब कोई एक्शन करता है, और जो एक्शन होता है उसको शो करने के लिए हमारा वर्ड आता है वर्ब। और जो एक्शन जिस पर होता है, ठीक है, जो वर्ब जो है अफेक्ट करती है, ये वर्ब के बाद नॉर्मली आता है। और जिस पर एक्शन होता है या जिस पर एक्शन का, जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है, वही हमारा सेंटेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नॉर्मली प्लेस सिंपल सेंटेंसेज में वर्ब से पहले होता है, ऑब्जेक्ट का प्लेस बाद होता है, और सब्जेक्ट द्वारा ये एक्शन किया जाता है और इस एक्शन का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है वो वर्ब के द्वारा शो किया जाता है, और जो वर्ड एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस पर एक्शन किया जाता है या फिर इस एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो बहुत आसान है, सब्जेक्ट नॉर्मली वर्ब से पहले आएगा आपका। अब वर्ब भी हमने बता दिया, वर्ब एक्शन होती है, तो जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के लिए आएगी, और सब्जेक्ट डूअर होता है, मतलब सेंटेंस में क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों तो ठीक है, सब्जेक्ट समझ गए और ऑब्जेक्ट समझ, वर्ब समझ गए, इससे ज़्यादा अभी नहीं जानना है यहाँ पर आपको। बात करें अगर हम ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जैसे हमने बताया कि वर्ब के बाद आएगा, या फिर किसी भी सेंटेंस में वर्ब या फिर एक तरह से प्रीपोजिशन के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दो तरीके से, चाहे वर्ब के बाद, मान लीजिए वर्ब नहीं लेकिन कभी कभी प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है ऑब्जेक्ट, तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट को दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं बट हम कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने की। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों आप समझ जाएंगे, डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते, तो ये इनके टाइप समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने बताया, ऑब्जेक्ट वे वर्ड्स होते हैं जिन पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जो वर्ब के बाद आते हैं या फिर प्रीपोजिशन के बाद आते हैं, वही वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब हमने बताया ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, दो तरह से आ सकते हैं आपके सामने, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीनिंग से ही आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होंगे जिन पर वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होंगे जिन पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखना चाहें आपके सामने, हमने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, राम gave me a book। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद ये जो भी आया है, चाहे वो मी हो चाहे वो आ बुक हो, दोनों आपके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब दो ऑब्जेक्ट आ गए, यही हमने कहा, अब दो ऑब्जेक्ट आपके सामने आ गए। अब आपके यहाँ पर एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिन पर इसका डायरेक्ट प्रभाव, इस वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस पर इसका डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता वो होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वही अब समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको, कैसे आप पहचानेंगे क्या डायरेक्ट है इसमें, कौन सा इनडायरेक्ट है। तो मी और आ बुक दोनों ही आपके यहाँ पर क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। तो पहचानना है कि यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट, ये आपको यहाँ पर पहचानना है। अब देखिए, राम गेव मी अ बुक, राम ने दिया, राम ने मुझको दिया, क्या दिया, एक किताब दिया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर कैसे पहचानेंगे, जिस पर ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, जो इधर से उधर हो रही है, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, दिया गया, क्या चीज़ दिया गया, बुक।
तो आदान प्रदान हुआ किसका, बुक का, तो मतलब बुक ही यहाँ पर, बुक पर ही इस वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि बुक ही यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन देखिए इस पर कुछ डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसने किताब दिया, यहीं पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसने क्या दिया, उसने किताब दिया। किसे दिया, मुझे दिया। तो यहाँ पर अब ये वर्ब से इसका कोई मतलब नहीं, उसने मुझे किताब दिया, और देने का जो प्रभाव मेनली पड़ रहा है वो बुक पर पड़ रहा है, इसलिए आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बाकी जो बचा हुआ आपका वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी पहचानने में, अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो हम अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देंगे कैसे पहचानना है इसको, बट आप समझने की कोशिश करिए। वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव, दिया जा रहा है कोई चीज़, क्या दिया जा रहा है, किताब दिया जा रहा है, मतलब डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस पर, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा जो एक और ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। या फिर और एक चीज़ कर सकते हैं, आप वर्ब को लेकर क्वेश्चन करिए, वर्ब को पकड़ के आप क्वेश्चन करिए। क्या, व्हाट से जब आप क्वेश्चन करेंगे, व्हाट के साथ जब आप वर्ब लगा के क्वेश्चन करेंगे, तो जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझने की कोशिश करिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। क्या है, राम ने मुझे दिया, राम ने मुझे क्या दिया, क्या दिया, किताब दिया। तो क्या क्वेश्चन करने पर जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब ऐसे ही कहीं आपको दो मिले तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लिए, राम दिया, क्या दिया, किताब दिया। तो जो क्या की जगह जो आपको मिल रहा है आंसर के रूप में वही आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और दूसरा जो होगा, दूसरा आप बोल सकते हैं होम, या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्या दिया, तो क्या का जो आंसर मिला वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। या फिर किसे दिया, अगर आपसे बोला जाए कि किसे दिया या किसको दिया या किसकी, किससे, किसकी या किसको की मीनिंग में आएगा, अगर ये आप क्वेश्चन उठा के करेंगे तो जो आंसर मिलेगा आपको वो आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे राम ने किताब दिया, राम ने किसे किताब दिया, या फिर राम ने किसको किताब दिया, तो राम ने मुझे किताब दिया। किसे या किसको का क्वेश्चन करने पर, होम का क्वेश्चन करने पर आपको आंसर मिल रहा है मी, तो आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा है, हमने बताया कि आपको कैसे करना है, ऑब्जेक्ट समझना है। यहाँ पर हम लोग अभी बेसिक कर रहे हैं, फिर से अभी आपका रिवीजन होगा ऑब्जेक्टिव केस में, इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, आपको सेंटेंस में दो प्रकार से मिल सकते हैं। एक उनका यूज हो सकता है जिनको आप बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका आप व्हाट, जब वर्ब के लेके आप व्हाट क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा आपको वही क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो आप होम वर्ड लेके क्वेश्चन उठाएंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब क्या, उसने मुझे क्या दिया, तो क्या का जो आंसर मिलेगा कि किताब दिया, तो वहाँ पर आपका जो किताब आंसर मिला वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम फिर से वही सेंटेंस लिखते हैं, ही गेव मी अ पेन। तो एक तरह से आप पहचान गए होंगे, उसने मुझे क्या दिया, अ पेन, एक पेन दिया। तो एक पेन यह आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, मुझे दिया, तो आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव जिस पर पड़ता है वो डायरेक्ट, जिस पर नहीं पड़ता वो इनडायरेक्ट। दूसरा एक तरह से और इसको आप पहचान सकते हैं, ऐसे तो समझ गए होंगे, नोट भी कर लेंगे आप अपनी भाषा में, क्योंकि हम इसको नोट नहीं करवाएंगे। फिर अगर हम बात करें और कैसे पहचान सकते हैं, देखिए आप दूसरे तरह से दिमाग लगाएं तो कर सकते हैं। एक वर्ड है मी, एक वर्ड है आ पेन। आ पेन जो है वो नॉन लिविंग है, ये समझ पा रहे होंगे, ये कैसा है, ये नॉन लिविंग है। और मी क्या है, मी लिविंग है। आपको जब कभी भी किसी एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे तो उसमें से नॉर्मली क्या होगा, एक डायरेक्ट होगा दूसरा इनडायरेक्ट। अगर ऐसा है तो एक लिविंग होगा एक नॉन लिविंग होगा। तो वहाँ पर भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ रहा होगा, वो आपका क्या होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। ये मतलब आप क्या बोल सकते हैं, ये समझ में आ गया हो हार्ट वाला, क्या क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा हम ट्रिक बता रहे हैं कि अगर आपको दो ऑब्जेक्ट मिले एक ही सेंटेंस में तो एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट। कैसे पहचानेंगे, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा वो आपका
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मतलब नॉन लिविंग मतलब उसमें कोई दम नहीं, आप उसको चाहे जहाँ इधर से उधर कर दीजिए, वही तो हो रहा है, वर्ब का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उस पर एक्शन किया जा रहा है। और किसी पर आप एक्शन करेंगे, अगर वो लिविंग होगा तो अपोज करेगा, लेकिन लिविंग नहीं होगा तो अपोज नहीं करेगा। मतलब वो देखिए अपोज नहीं कर रहा है, आप उसको किसी को भी दे दीजिए, आपने ये पेन मुझे दी, किसी और को भी दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नॉन लिविंग है। तो यहीं से आप सोच सकते हैं कि नॉन लिविंग चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, मतलब उन पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के मिलेंगे आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट लेके, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर जो डायरेक्ट दो मिलेंगे आपको, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका कैसा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा जो बचेगा, अगर वो लिविंग है, मतलब वो अगर इनडायरेक्ट है तो वो कैसा होगा, लिविंग होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि नॉन लिविंग, क्योंकि पहचानना है। तो अगर दोनों एक साथ आएंगे कैसे पहचान, जो नॉन लिविंग होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो लिविंग होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बाकी हमने दूसरा भी बताया, क्या या किसको या किसी का क्वेश्चन करके भी आप पहचान सकते हैं। तो होप के समझ में आया होगा। अब ऐसे हम एक छोटा सा सेंटेंस लेकर अगर आपको समझाना चाहें, ये आपको समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा सेंटेंस लेके समझाएं। राम रोट, राम ने लिखा, राम रोट अ लेटर। अब हमने एक ही दिया, लेकिन हम पूछ ले आप ये बताइए, ऑब्जेक्ट तो है ये, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आपको सोचना पड़ेगा। राम रोट अ लेटर, राम ने एक लेटर लिखा, तो आप पहले तो यही कह सकते हैं अच्छा ये तो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो कैसा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। या फिर क्या से आप क्वेश्चन कर लिए, राम ने क्या लिखा, राम ने लेटर लिखा, तो भी आपको मिल जाएगा कि ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरे की बात की जाए, द पुलिस हेल्प्ड द मैन, या फिर आ मैन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको बस सेंटेंस फॉर्म करना है। अब ये बताइए, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो पहचान ही गए। लेकिन अगर पूछा जाए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो आप तो एक ऐसे बोल सकते हैं अच्छा ये लिविंग है या नॉन लिविंग। मैन है, मैन मतलब लिविंग है, और लिविंग है तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप ऐसे एक तरह से पहचान सकते हैं। या फिर दूसरा आप होम क्वेश्चन कर लीजिए, किसको, किसकी, या इस, किसे, इन सब मीनिंग में। तो पुलिस ने किसकी मदद की, पुलिस ने एक आदमी की मदद की, तो किसकी का आंसर मिला, होम का आंसर मिला, तो फिर ये क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो तरीके से हमने आपको पहचानना बताया, तो वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हमने ये बताया, वर्ब क्या होता है, हमने ये बताया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने ये बताया। और ऑब्जेक्ट दो प्रकार से आपको सेंटेंस में मिलेंगे, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों को पहचानना आपके लिए बड़ी बात है। पहचानने के लिए हमने आपको दो तरीके बताए, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग को जो डिस्कस करना है वो हमारा फर्स्ट टाइप नाउन एंड केस का डिस्कस करना है, जो कि है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। तो अभी तक की चीज़ें आप समअप कर लीजिए, और ये इतना आप उतार सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। ओके, सो होप कि अभी तक जो हमने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको फिर से एक बार जाके देख सकते हैं। आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारा केस का फर्स्ट टाइप है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सब्जेक्टिव मतलब ये क्या होगा, ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस वे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के रूप में किसी वर्ब के पहले आते हैं। ठीक है, तो मतलब वे वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के रूप में आते हैं, ये मतलब नाउन या हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं, और इनका यूज वर्ब के पहले होता है, और ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस की। तो मतलब वही हमने जो बताया, सब्जेक्ट जो होते हैं जो वर्ब के पहले आते हैं, वही अगर आपका नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो नाउन या प्रोनाउन का ये जो प्लेस है, सब्जेक्ट के प्लेस पर ये जो प्लेस है, ये जो रूप है, वो आपका क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। ये ध्यान रखना है, प्लेस,
नाउन या प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर आए वर्ब से पहले तो ही ये नॉमिनेटिव केस कहलाएंगे, नाउन या प्रोनाउन के। तो हम लोग नाउन की बात करें तो नाउन का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, जब नाउन किसी सब्जेक्ट की तरह आए वर्ब के पहले, तो वही क्या कहलाएगा, आपका नाउन का नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। जैसे देखिए, द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड, वह नाउन या प्रोनाउन जो यूज किया गया है या यूज किया गया हो एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जो किसी वर्ब, एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया हो, इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। मतलब वही है जब आपका नाउन या प्रोनाउन, अगर हम नाउन की बात करें, सिर्फ नाउन बोलें, तो जब नाउन जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में आए, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आए, तो जब इस तरह से आएगा तो वही आपका क्या होगा कि नाउन किस रूप में आया है, नॉमिनेटिव केस में आया है। जैसे सेंटेंस में देखना चाहें, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान इन 1972। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है या फिर वर्ब ढूंढ लीजिए, और इस वर्ब का सब्जेक्ट जो हो क्या है, वो इंडिया है। तो आपका अगर पूछा जाओ नॉमिनेटिव केस इस सेंटेंस का क्या है, तो आप नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या है, इंडिया है। सिंपल सा है, बहुत ही आसान। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड या जो नाउन या प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट के रूप में, वही आपका क्या कहलाता है, नाउन का या प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस होता है, जब वो सब्जेक्ट के प्लेस पर है। तो राम यहाँ पर आया सब्जेक्ट के प्लेस पर, वर्ब क्या है, हेल्प्ड है। राम यहाँ पर आया सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो अगर आपसे पूछे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या है इसमें, तो क्या है, राम है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस क्या है या सब्जेक्टिव केस क्या है, तो वही तो होता है जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आए। वर्ब आपकी ये है, सब्जेक्ट आपका ये है, नाउन ये आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर मिल गया। यही चीज़ अगर आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर ना मिल के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर मिलता तो ये नॉमिनेटिव केस ना होता। बट ये सब्जेक्ट, ये नाउन जो आया है वो किसके प्लेस पर आया है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है। यहाँ पर अभी राम सोहन की जगह ही आ गया होता तो क्या हो जाता, प्रोनाउन का वो नॉमिनेटिव केस हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नाउन आया है सोहन, तो अगर पूछा जाए कौन सा किस रूप में है, यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये नॉमिनेटिव। अगर यही सोहन यहाँ पर आ गया होता तो इस नॉमिनेटिव ना होके ऑब्जेक्टिव केस कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस में पूछे नॉमिनेटिव केस क्या है, तो क्या है आपका, रोहन है। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस बहुत ही ज़्यादा आसान है। नॉमिनेटिव केस वही है, बस क्या है, सब्जेक्ट का किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सब्जेक्ट के प्लेस पर जो आना होगा वही क्या कहलाएगा, वही नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। यहाँ पर एरर नहीं बनेगी, आपको बस पहचानना था और नॉमिनेटिव केस जानना है आपको। ठीक है, बाकी ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका ऑब्जेक्टिव केस पर, थोड़ा सा आसान है तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ये आप नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं अपना केस का सेकेंड टाइप, जो कि है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि हमने बताया, ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग को दो चीज़ें मिलेंगी, एक टाइप मिलेगा एक्यूजेटिव केस, दूसरा मिलेगा डेटिव केस। दोनों बहुत ही ज़्यादा आसान है। आसान आपको तब लगेगा जो अभी हमने स्टार्ट में समझाया आपको, ऑब्जेक्ट के टाइप्स अगर आपने वो समझ लिया और उनको पहचानना सीख गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, अभी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में हमने क्या बात किया, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर आते हैं, वही नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस वही होगा यदि कोई भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आए या फिर ऑब्जेक्ट की तरह आए, तो ये आपका क्या कहलाता है, ऐसा नाउन या प्रोनाउन का रूप क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। फिर से समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आपका क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप होगा। अगर यही नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहे थे तो ये कैसा रूप होता था, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव रूप होता था। आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि किसी भी नाउन, अगर नाउन की बात, जैसे नाम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, सोहन हो गया, मोहन हो गया, कृष्ण हो गया, ये सारी चीज़ें अगर नाम हैं, मतलब नाउन है, तो नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस देखने में एकदम सेम होता है, बस उनका प्लेस डिफरेंट होता है। अगर वो नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होगा। सिर्फ नाउन ऐसा होता है जिनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस प्लेस चेंज होता है। जैसे इनकी बात करें तो हमने बताया आपको ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन का जब हम प्रयोग करते हैं किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यही जो आपका केस होगा नाउन या प्रोनाउन का, यही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में उनका यूज किया जाए तो ही वो क्या कहलाते हैं, ऐसी प्लेस पे या ऐसी सिचुएशन में वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं।
वही राम मान लिया यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पर आया, अगर यहाँ पर आ जाता तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव केस है। अब हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा कोशिश करें समझने की कहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस आया है। तो देखिए, आपको वर्ब पहचाननी है, ऑब्जेक्टिव केस पहचानना है। ऑब्जेक्ट आप पहचान जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस किसी भी चीज़ का पहचान जाएंगे। देखिए, राम हेल्प्ड श्याम, अब यहाँ पर दोनों ही नाउन है, नाम है दोनों। अब कैसे जानेंगे कौन सा सब्जेक्टिव है कौन सा ऑब्जेक्टिव? तो आपको जो सब्जेक्ट के प्लेस पर मिल रहा है वर्ब के पहले, वो आपका सब्जेक्टिव केस है, और जो आपका वर्ब के बाद मिल रहा है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, वो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आसान है। दूसरे में बात करें, यहाँ पर तो दोनों नाम आए ही नहीं है, नाम आया है सब्जेक्ट के प्लेस पर, और ये आपका सब्जेक्टिव केस है। ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आसान सा है आपके लिए। क्या है ये, ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कीजिए, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल, ऑन आया। अब यहाँ पर देखिए वर्ब नहीं आई, कोई वर्ब के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑन के बाद आया है, इसीलिए हमने ये भी लिखा है नाउन या प्रोनाउन जो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आए या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया, लेकिन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है नाउन का। नेक्स्ट बात कीजिए, रूम, रूम भी आपका नाउन है, किस केस में है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? तो इनके बाद आया है, जो कि एक प्रीपोजिशन हो, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जो है वो कैसे केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है तो सब्जेक्टिव केस में होगा, कहलाएगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। ठीक है, आसान सा है। अब सब्जेक्टिव केस में दो टाइप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसको दो टाइप से मिल सकते हैं आपको। एक होता है एक्यूजेटिव केस, दूसरा होता है डेटिव केस। अब हमने क्या बताया आपको शुरुआत में, हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरीके से आपको मिल सकते हैं, कुछ मिलते हैं डायरेक्ट और कुछ मिलते हैं इनडायरेक्ट। तो वही जो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जो डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आ जाएं, तो वो कहलाते हैं एक्यूजेटिव केस में हैं। लेकिन अगर कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आया लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वही ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऐसा नाउन का केस होगा वही क्या कहलाएगा, डेटिव केस कहलाएगा। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जब नाउन या प्रोनाउन आएंगे तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब हमने बताएगा ऑब्जेक्टिव केस दो तरह से मिल सकते हैं, एक एक्यूजेटिव, दूसरा डेटिव। कैसे पहचानेंगे, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस तो हो गया, लेकिन कब एक्यूजेटिव और कब डेटिव होगा तो वो समझना है। जब नाउन या प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आए तो वो आपका एक्यूजेटिव केस कहलाएंगे। मतलब जब, जैसे कि हमने बताया, अगर आपको डायरेक्ट के लिए हमने पहचानने के लिए आपको बताया है पीछे, ठीक है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, अगर आपको व्हाट का आंसर मिलता है तो वो आपका होगा डायरेक्ट, मतलब जब आपको व्हाट का आंसर में तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या फिर वो नाउन का एक्यूजेटिव केस होगा। जब आपका होम का, जब क्या का मिले तो एक्यूजेटिव केस, या फिर एक्यूजेटिव केस के लिए आप यहाँ पर व्हाट भी लिख सकते हैं, या फिर हमने बताया ये क्या होते हैं, नॉर्मली नॉन लिविंग होते हैं। तो कहीं भी अगर आपको एक दिखा तो आप पहचान ही जाएंगे, लेकिन अगर दो दिखे, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग वाला एक्यूजेटिव केस होगा। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग वाला ही क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जब आपको होम का आंसर मिले वर्ब के साथ क्वेश्चन करने पर, तो वो जो आपका मिलता है ऑब्जेक्ट ऐसे, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही क्या बोला जाता है, डेटिव केस बोला जाता है। तो नॉर्मली आप बोल सकते हैं जो लिविंग आपको मिलेगा, लिविंग ऑब्जेक्ट जो मिलेगा आपको वर्ब के बाद, वो क्या होगा, डेटिव केस कहलाएगा। आसान सा है, हमने आपको बताया नाउन या प्रोनाउन जब आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होंगे तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। अगर जो नाउन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है तो वो उसको आप बोलेंगे एक्यूजेटिव केस, लेकिन अगर नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है तो उसको आप बोलेंगे डेटिव केस। तो पहचानना आपको पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे, जैसे हमने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहचानना बताया है। थोड़ा सा एग्जांपल्स देखेंगे, आप इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। ये पूरा आप नोट कर सकते हैं, समझ में तभी आएगा आपको। राम गेव श्याम अ बुक, राम ने श्याम को एक किताब दी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कौन सा डेटिव है कौन सा एक्यूजेटिव है। दो ऑब्जेक्ट मिल गए ना आपको, दो ऑब्जेक्ट मिल गए तो पहचानना है कौन सा डेटिव है।
डेटिव क्या होते हैं? डेटिव जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसे या किसको आंसर, देखिए राम ने किताब दी, किसे किताब दी? सोहन को दी। तो किसे या किसको का आंसर मिला, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही क्या होता है? डेटिव केस होता है। तो ये आपका डेटिव केस है। बाकी दूसरा तो आप वैसे भी बोल सकते हैं कि एक्कुजेटिव केस है, लेकिन पहचानना है इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका एक्कुजेटिव केस होता है। राम ने श्याम को क्या दिया? किताब दी। तो मतलब ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही क्या होता है? एक्कुजेटिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस का एक्कुजेटिव केस, ठीक है। इसी सेम टाइप का नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्टिव केस, ये तो वर्ब हो गई। यहाँ पर भी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है मोहन, ये आपका वर्ब हो गया। अब इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आ बुक टू श्याम भी लिख सकते थे आप। तो सेम तरीके से हमने देखा मोहन गेव अ पेन टू सोहन। दो ऑब्जेक्ट आपके पास फिर से आए। पहचानना है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, या फिर डेटिव या एक्कुजेटिव केस पहचानना है। तो मोहन ने सोहन को क्या दिया? पेन दिया। तो क्या का शब्द का आंसर मिला? तो ये मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही क्या होता है आपका? नॉन लिविंग, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही आपका क्या होगा? एक्कुजेटिव केस कहलाएगा। मोहन ने किसको पेन दिया? सोहन को पेन दिया। तो ये आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? डेटिव केस बोला जाता है, ठीक है। आसान सा है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, माई सिस्टर प्लेज टेनिस। मेरी बहन क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। क्या खेलती है? टेनिस। और क्या का आंसर मिला? तो वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसी को आप क्या बोलेंगे? एक्कुजेटिव केस बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, माई ब्रदर हेल्प्ड हिज फ्रेंड। मेरे दोस्त ने अपने दोस्त की सहायता की, मेरे भाई ने अपने दोस्त की सहायता की। किसकी सहायता की? अपने दोस्त की। किसकी का आंसर मिला? तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वर्ब के लिए, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मतलब यही आपका क्या है? डेटिव केस है, ठीक है। हमने फिर से समझाया आपको, होप के अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जो यूज होता है वही आज ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। अब हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट दो तरीके से मिल सकते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो जब कभी भी ऑब्जेक्टिव केस तो दोनों होंगे, लेकिन कैसे? दो प्रकार के होते हैं, एक एक्कुजेटिव, एक दूसरा डेटिव। तो क्या दोनों में अंतर होता है? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पहचानना है आपको। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वही नॉन लिविंग भी होते हैं, वही हॉट का आंसर भी मिलते हैं, और इन्हीं को एक्कुजेटिव केस भी कहा जाता है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो होम का आंसर करने से मिलते हैं, और वो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जीवित जीव वाले होते हैं, और उन्हीं को डेटिव केस भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। तो होप के समझ में आएगा। आप जैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या है? नॉन लिविंग बुक है, लिविंग श्याम है। तो नॉन लिविंग जो है वही एक्कुजेटिव केस होगा, क्योंकि वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा बात करें, यहाँ पर नॉन लिविंग पेन है तो आपका एक्कुजेटिव केस है। ये लिविंग है तो ये डायरेक्ट है या फिर डेटिव केस है। सोहन लिविंग है तो मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर डेटिव केस है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट ऐसे ही पहचान सकते थे, क्या का आंसर मिला तो मतलब वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर एक्कुजेटिव केस है, या फिर टेनिस नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग क्या होते हैं? एक्कुजेटिव केस होते हैं। यहाँ पर हिज फ्रेंड मिला तो वो लिविंग है तो ये क्या होगा? डेटिव केस होगा। तो आज हम लोगों ने दो आसान चीज़ें डिस्कस की हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट आप ये तभी समझ पाएंगे जब हमने जो ऑब्जेक्ट के टाइप आपको समझाए वो समझ पाए तो, ठीक है। आज थोड़ा सा ज़्यादा लंबी क्लास ना हो इसलिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पजेसिव जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। अभी हमने उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया तो वो भी करना है आपको। उसके बाद केस इन अपोजिशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट ये आप छोड़ नहीं सकते, अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो फिर से हम समझा देंगे, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। थैंक यू।